Very good evening, all of you. And so, good evening. We are going to discuss the newspaper for today. I'm fine, जी, I'm fine. And there was some interruption in the newspaper classes. आने वाले समय में we will be connecting on Zoom for newspaper classes, and later on the recording will be on YouTube. And mm, and as you are asking also, uh, so mother's health is obviously not very good. So she's still in hospital in Bangalore. So मैं कल ही बैंगलोर से आया हूँ. She's stable, but we will be waiting for liver for the next few weeks or months, and hopefully we will get one. So that's the situation. इसीलिए ये आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्लासेस जो हैं, आई वाज नॉट हैविंग एनी प्लेस टू स्टे एज ऑफ नाउ, सो वी वर लिविंग आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, एंड सिंस नाउ देयर इज सम अरेंजमेंट इन Bangalore, unless until we are traveling here and there, so I'll be taking the classes. हम ऑनलाइन जुड़ेंगे या फिर ऑफलाइन जुड़ेंगे वो चलता रहेगा, लेकिन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई एम गोइंग टू बी हेयर होपफुली. And so like it's like when somebody's liver fails, तो आपको कोई और लिवर डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट. तो वो कभी भी मिल सकता है. सो देयर इज दिस अनसर्टेनिटी जो आपको पता होनी चाहिए. राइट. एंड थैंक यू सो मच for all the prayers and a lot of efforts. Also, very moved by the efforts by students जो दिल्ली में थे, बैंगलोर में थे, जिन्होंने स्टे करने के लिए कमरे ढूंढ के दे दिए एंड पे भी नहीं करने दिया. एंड सो ऑब्वियसली जस्ट लाइक फैमिली. तो इतना आई नेवर एक्सपेक्टेड कि स्टूडेंट्स इस तरीके से हेल्प करेंगे. एंड सो थैंक यू सो मच. और जिन्होंने प्रेयर्स और मैसेजेस भेजे, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, ऑल दीज थिंग्स, एंड वो सारी फैमिली को जब पता चलता है तो दे आर वेरी एम्पावर्ड बाय दैट ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर ऑल दैट. अभी पढ़ाई करनी भी जरूरी है, तो करते हैं हम डिस्कशन फॉर द न्यूज़पेपर. एंड देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन दिनों के न्यूज़पेपर्स मिस हुए हैं, आई होप आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे थे, बिकॉज सी दीज क्लासेस आर डायरेक्शन गिविंग क्लासेस. आपको डिपेंडेंस कभी नहीं बनानी चाहिए. मैं ये बात हमेशा बोलता रहता हूँ, बिकॉज न्यूज़पेपर क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें 100% कंसिस्टेंसी तो नहीं हो सकती. लाइक नो ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ सोसाइटल हेल्थ रीजंस. सो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि न्यूज़पेपर नहीं छोड़ देना है कि क्लास नहीं लग रही है तो न्यूज़पेपर ही छोड़ दें. यू शुड बी ट्राइंग एटलीस्ट कि क्या इंपॉर्टेंट है वो हम खुद समझें एंड उतना हम पढ़ें, है ना. बाकी जो चीजें मिस हुई हैं वो वी विल कवर एवरीथिंग. वो यू शुड नॉट बी वरीड. वी आर एज कंसर्न्ड अबाउट योर एग्जाम एज यू पीपल आर, राइट. तो वो कुछ भी मिस होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आती है, थोड़ी सी चीजें स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. इवन फॉर द सब्जेक्ट्स वी विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट. एंड if you would want, I'll be covering. ठीक है. तो वो मतलब दोबारा से भी करना पड़ेगा तो भी मैं वो कर दूंगा.
तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, जस्ट टॉक टू अभिनव सर, योर स्टूडेंट काउंसलर्स जो यहाँ पे होते हैं, तो उनसे आप बात करो, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन, वी विल नॉट रन अवे फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट, नो मैटर व्हाट. नाउ द सिचुएशन इज सो अनसर्टेन, इवन आई डोंट नो व्हेन आई विल बी कॉल्ड फॉर द सर्जरी, है ना. तो पहले तो मेरा ही लीवर निकालना था, लेकिन मैं भी अनफिट निकला, तो फिर तो थोड़ी और चीजें अस्थिर हो सकती थी. तो अभी किसी और का ढूंढ रहे हैं, तो वो कभी भी हो सकता है, तो मेरे को फिर ट्रैवल तो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन आपकी क्लासेस का नुकसान नहीं होगा, इसकी पूरी कोशिश है. ठीक है, उसकी पूरी कोशिश है. बाकी ये क्लासेस हम जूम पे क्यों ले रहे हैं, कि अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हम अपना, अपने स्टूडेंट्स जो हैं, हम जो लॉन्च पैड के लोग हैं, वो उसको कभी ना कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, लेकिन स्टिल आप डिपेंडेंस क्रिएट मत करो, आप अपना, अपने जो एफर्ट्स हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के वो जारी रखो. एंड देन मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा जनवरी से स्टार्ट करके हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी क्लोज टू द प्रीलिम्स. एंड अगर पीसीएस की नोटिफिकेशन आती है देन ऑल्सो विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स. राइट. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई होप प्रेयर्स विल वर्क. दैट्स व्हाट वी कैन डू. होप. ऑलराइट, सो so there is a डेली मोटिवेशन कोट जो यूट्यूब कम्युनिटी पे भी आपके लिए होता है. एंड दोज विल कीप लर्निंग विल कीप राइजिंग इन लाइफ, राइट. दिस इज फ्रॉम द फ्रॉम द टीम, ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन. डोंट वरी अबाउट द क्लासेस. राइट. नहीं, अब करना पड़ेगा, वरी तो करना पड़ेगा. आई होप अगर मैं इस्तीफा डाल सकता और कुछ ना करता, बट दैट्स नॉट द सिचुएशन. सो एनीवे, आपका एग्जाम भी शायद एक बार हो, है ना. चलिए, गवर्नमेंट एडवाइजर्स इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनान. करना क्या है इसमें. अब देखो, ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी ये जो ऑपरेशन है ये स्टार्ट नहीं हुआ लेबनान में. इसराइल इज बॉम्बिंग, पेजर्स फोड़ रहा है, मोबाइल फोन्स फोड़ रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है वो. तो इसकी वजह से इंडियंस को बोला गया है कि वो यहां से निकल जाएं. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पुराने जो ऑपरेशंस हैं उनके नाम, जैसे कि पहले भी हम लेबनान से 2006 में जब इसराइल ने ही बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, ऑपरेशन सुकून के तहत हमने वहां से इंडियंस को निकाला था, राइट. तो पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं. ऑपरेशन सुकून बिकम्स इंपॉर्टेंट नाउ. लेबनान का मैप बिकम्स इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज नाउ इंडिया का डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ हो गया. ये न्यूज रिपोर्ट इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेबनान, द मैप ऑफ लेबनान, द सराउंडिंग एरियाज, द वाटर बॉडीज उसके आसपास, और जितने भी ऑपरेशंस न्यूज में आएंगे आने वाले दिनों में, कि हमने लीबिया से जब लोगों को निकाला उस ऑपरेशन का क्या नाम था, एंड सो ऑन, ये सारे न्यूज़पेपर्स में आएंगे, तो हम ये सारे यहां से कवर करेंगे. ठीक है जी. चलिए, सो दैट इज द न्यूज, इसको आपको रीड करना है, हालांकि इसका एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट, जब भी वो आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिपोर्ट, L69 G4 countries seek urgent reform of United Nations Security Council. So यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है, एंड दिस बॉडी टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है पीस मेंटेन करना, हालांकि वो कर नहीं पाती है, बट इट इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ऑलमोस्ट सभी दुनिया के जो रिकॉग्नाइज्ड देश हैं वो उसका मेंबर है. तो कुछ ऐसे इश्यूज जिनका सोल्यूशन सारी दुनिया मिलकर ही कर सकती है, उसके लिए हमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए. वो 2 देश या 10 देश नहीं कर सकते. तो इसलिए बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन जब बनी थी उस समय कुछ कंट्रीज पावरफुल थी, उनके पास परमानेंट सीट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके पास वीटो पावर है, यानी सारी दुनिया अगर कोई फैसला ले, इन 5 परमानेंट कंट्रीज में से कोई एक भी कंट्री उस फैसले को नहीं मानती,
तो सारी दुनिया एक तरफ और ये वीटो पावर एक्सरसाइज करने वाले देश एक तरफ, राइट। अब दुनिया चेंज हो गई है। देर आर कंट्रीज लाइक द G4 कंट्रीज। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज G4 कंट्रीज? G4 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज। ओके, आपने बता दिया, दैट इज गुड। द G4 कंट्रीज, द ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज जिनकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हमें भी परमानेंट सीट चाहिए क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, राइट। ये 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। अब सोच के देखो, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एशिया में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज चाइना, जापान, इंडिया। परमानेंट सीट किसके पास है? चाइना के पास। क्यों? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ पावरफुल इकोनॉमी। तो क्या दुनिया के फैसलों में इंडिया को इतनी पावर नहीं होनी चाहिए? सिमिलरली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कोई तो ऐसी कंट्री जो उस रीजन को रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसी कंट्री नहीं है। अफ्रीका की कोई कंट्री नहीं है, राइट। तो इसलिए ये डिमांड हमेशा डेवलपिंग वर्ल्ड से उठती रहती है कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। और जो कंट्रीज उस जमाने में पावरफुल थी 1945 में, जब यूनाइटेड नेशंस बना था, आज उनकी पावर कम हो चुकी है। तो जो आज कंट्रीज पावरफुल हैं उनको भी उनकी बनती रिप्रेजेंटेशन जगह मिलनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी वांट। एंड यही डिफरेंट ग्रुपिंग्स जो डेवलपिंग कंट्रीज जिसके पार्ट हैं, जैसे कि यहां पर G4, देन L69, ये भी एक ग्रुपिंग है जिसमें सबसे कम, जो लीस्ट डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी एक ग्रुपिंग बना रखी। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ L69। बहुत कम न्यूज में आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर आपने न्यूज़पेपर मिस कर दिया, L69 के बारे में नहीं समझा, जस्ट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। L69, G4, ऑल दीज ग्रुपिंग्स, G20 आज नहीं है न्यूज़पेपर में लेकिन आता रहता है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, हमें पता है हर सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान देना। L69 एंड G4 दोनों ने क्या बोला? सीक अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पिछले 20 सालों से इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज लाइक G4 कंट्रीज ये डिमांड कर रही हैं, 20 सालों से एग्रेसिवली। क्योंकि अब तो बहुत ही क्लियर हो चुका है विच विच कंट्रीज लॉ अबाइडिंग। चाइना तो नहीं है, डेमोक्रेसी चाइना नहीं है, राइट, इंडिया है। तो जो एशिया में चाइना को जगह दे देनी और इंडिया को ना मिलनी, नॉट फेयर, राइट। सो दैट इज अ थिंग। अब ये कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज, दे वांट कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़े, तभी यूनाइटेड नेशंस रेलेवेंट रहेगा। अदरवाइज इस ऑर्गेनाइजेशन का होना या ना होना आने वाले कुछ सालों में इट विल नॉट इवन मैटर। बिकॉज अभी दुनिया में लड़ाई चल रही है, क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशंस? नथिंग मच, कोई सुनता नहीं, राइट। लेकिन अब पावर इज चेंजिंग। अब इसराइल जो है इट इज बॉम्बिंग एवरीबडी। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका की पावर जब कम होगी तो शायद नहीं कर पाएगा। अमेरिका विल नॉट बी देयर टू प्रोटेक्ट इसराइल। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज द थिंग। ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो। जितनी भी ऐसी मल्टीलैटरल यानी जिसमें सारे ऑलमोस्ट दुनिया के देश हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो रह गई हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो आज ऊपर आ चुकी हैं उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते। सो दैट इज द थिंग। राइट, आई एम गुड जी, आई एम गुड। ऑडियो सही आ रही है आप सबको? सही आ रही है जी। तो जिसकी ऑडियो नहीं सही थी वो एक बार एग्जिट करके एंटर कर दो, अपनी इंटरनेट स्पीड चेक करो। हाँ जी, ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी। यूट्यूब पे लाइव अभी नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। और थोड़े बहुत टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोशिश तो यही रहेगी। जितने दिन मैं एक शहर में रहूंगा तो उस दिन तो करते रहेंगे।
अरे नहीं नहीं, डोंट ऑफर योर लिवर्स प्लीज, सेल लीगल। हालांकि सी, यू विल नॉट बिलीव, मल्टीपल स्टूडेंट सेड कि हमारा लिवर ले लो। मतलब ये बात बोलना ही बहुत बड़ी बात है, बट ना ही हम ले रहे हैं, और ना ही हम ले सकते हैं। राइट। हाँ, सो हम हर रोज सुबह 8 बजे क्लास करेंगे। कल सुबह 8 बजे हम कल सुबह का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। आई जस्ट अराइव्ड टुडे इन पंजाब फ्रॉम कर्नाटका। सो इसलिए मतलब अगर ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह की सिचुएशन होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आप खुद सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं रुकनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करो अगर एग्जाम को निकालना तो। ठीक है जी। हाँ, राइट, चलिए जी। न्यू पैक्ट टू बी साइंड बिटवीन राजस्थान मध्य प्रदेश फॉर मॉडिफाइड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सो नाउ सी, दिस इज इंडिया, राइट? जतिन है यहाँ पे। अगर जतिन है तो मैं थोड़ा अच्छा मैप बनाता हूँ, नहीं तो तेजी से निकाल देते हैं। तो ऐसे बोलेगा कि गलत मैप बना दिया, ये तो जानवर जैसा दिख रहा है। These kind of things. So I just told in the beginning, mother is, we are waiting for a liver. Till then, she is hanging in, and we are hoping. हाँ, वो वाला भी बना देते हैं जी। ये देखो, दिस इंडिया, राइट नाउ सी। यहाँ पर मेजर रिवर सिस्टम्स बताओ मुझे। नॉर्थ इंडिया में मेजर रिवर सिस्टम्स कौन से हैं? साउथ इंडिया को छोड़ देते हैं। ऊपर द हिमालयन रिवर सिस्टम्स, राइट? यहाँ पे कौन सा है? इट इज द इंडस, राइट? देन यहां से करीब करीब गंगा, देन यहां से ब्रह्मपुत्र, यही है। That's it. अब प्रॉब्लम यह है कि जब यहां पर आ जाते हैं प्लेन इलाके में, और खासकर विंध्या माउंटेन रेंजेस के आसपास अगर देखें, तो यहाँ पे बहुत ऐसे इलाके हैं जिनके पास पानी की कमी है। कुछ नदियां हैं जहां पर पानी ज्यादा है, सरप्लस में है। कुछ नदियां हैं जहां पे पानी कम है। तो क्या करें बताओ? व्हाट शुड वी डू? हम्म मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टेन्योर की स्कीम्स याद करनी है या फर्स्ट दो की करनी? सभी गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जितनी चल रही हैं। मोदी जी की, उससे पुरानी भी कर नहीं सकते हैं, ये डुएबल नहीं है। इसलिए मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं जितनी हो सके। राइट। सो एग्जैक्टली जैसे वन ऑफ यू इज सेइंग कि सरप्लस इस नदी में मान लो पानी ज्यादा है, इसमें कम है, और बीच का सारा इलाका सूखा पड़ा हुआ है, तो सरप्लस यहां से उठा के इधर डाल देते हैं, राइट? बड़ी सिंपल बात है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। नंबर वन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं इसके, ये आज न्यूज़पेपर में नहीं आया है। विल ट्राई टू कवर दिस इन अ सेपरेट वीडियो, लेकिन आज ही सुन लो कंसर्न्स क्या है। कंसर्न ये है कि कहीं ये सर्पलन नदी से पानी अगर आप यहाँ पर डेफिसिट, जहां पर कम पानी है, यहाँ पे भेजो, तो ये नदी भी खराब ना हो जाए कि यहाँ के लोगों को तो पानी मिल रहा था वो भी बर्बाद कर दिया। बिकॉज एक नेचुरल फ्लो फ्लो होता है रिवर का, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग विद नेचर इट माइट बैकफायर, इट माइट बी गुड एज वेल अगर आप प्रॉपर कॉशन ले रहे हो। अगर एनवायरमेंटलिस्ट वहां पर दे आर टेकिंग केयर वेदर द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी गुड और बैड, राइट? आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर सेइंग? तो आप ऐसे ही उठा के नहीं डाल सकते, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि सर्टेन पीपल बिलीव कि अब जैसे केन और बेटवा, इसको लिंक करने की बात होती है, बीच में टाइगर रिजर्व्स आ जाएंगे, वो डूब जाएंगे, टाइगर का क्या होगा? क्या कहीं केन नदी उसका भी नुकसान ना हो जाए बेटवा का भला करते करते, और बीच का इलाका जो है बुंदेलखंड, उसमें सूखा खत्म करने की कोशिश में कहीं एक और इलाके में सूखा ना पड़ जाए। प्लस क्लाइमेट चेंज के चलते कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब कहां पर कितनी बरसात हो जाएगी। हर साल देश के 3-4 हिस्सों से हर साल फ्लडिंग की खबर आती है, और 3-4 हिस्सों से सूखे की खबर आती है, ड्रॉट की खबर आती है। ठीक है जी, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब ऐसे ही
डिफरेंट स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दे आर गोइंग टू साइन अ फ्रेश पैक्ट। मतलब पहले भी समझौते हुए हैं, फिर सरकार बदल जाती है, फिर सरकार की डिमांड्स चेंज हो जाती हैं। तो लिंकिंग ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जिसमें पार्वती, काली, सिंध और चंबल नदियां, इन चारों को लिंक करने की बात की जाएगी। कैसे की जाएगी, डिटेल्स अभी यहां पर आई नहीं है, इंपॉर्टेंट भी इतनी नहीं है, लेकिन ये नदियां कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल नदियों के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, जो न्यूज़पेपर में आई है एटलस खोल के उसको देखो, राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास। हाउ कैन वी गेट आवर आंसर शीट्स फ्रॉम यूपीएससी? यू कैन ट्राई टू पोस्ट एन आरटीआई। हालांकि आई डोंट थिंक दे विल गिव एनीथिंग। ठीक है जी। सो दैट्स अ थिंग, सॉल्यूशन ये है, लेकिन कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, और इसी को बोलते हैं हम नोट मेकिंग करना, जिसमें हम ऊपर लिखते हैं टॉपिक, जिसमें लिखा जाएगा कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, राइट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं, इसको ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं, बिकॉज पानी के ऊपर एग्रीकल्चर आधारित है, एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीरियन इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, एंड सो ऑन। और भी सब्जेक्ट्स होते होंगे, लेकिन हमें समझ में इतना आ गया कि भाई इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और उसमें देखो क्या चल रहा है अभी, आज आपको इतनी खबर पता लगी है, इसकी एक लंबी चर्चा आएगी, वो भी इसमें डाल लेंगे, ऐसे करते करते इंटरनेट रिसर्च भी करेंगे, और उससे हमारा एक इशू प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा? हमारा एक इशू प्रिपेयर हो जाएगा। तो नोट मेकिंग जब करनी है तो हमें इशू बेस्ड नोट मेकिंग करनी है, रैंडम नोट मेकिंग नहीं करनी लग जानी। फैक्ट्स उठा उठा के उसमें नहीं डालने, उसमें डालना है कि इशू क्या है, मसला क्या है, हुआ क्या अभी, व्हाट इज इन द न्यूज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, व्हाट कैन बी द कंसर्न्स, एंड दिस इज योर आंसर, इशू बेस्ड, राइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट इशू, इसको आपको समझना है। आगे है करप्शन। नाउ द थिंग इज, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी जो वाइफ है मिस पार्वती, उनके भाई ने एक जमीन खरीदी, राइट। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की बीवी के भाई, यानी चीफ मिनिस्टर के साले ने एक जमीन खरीदी। और वो जमीन कब खरीदी? जब सरकार ने ये नोटिफाई कर दिया था कि इस जमीन को एक प्रोजेक्ट के लिए खरीदेंगे। तो जब नोटिफाई कर दिया, सरकार को पता है कि अब हमारे जो भी स्टेप्स हम लेंगे उसकी वजह से यहाँ के रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, तो या तो पहले से जमीन होती तो कोई इश्यू नहीं था। अब ये नोटिफाई कर दिया कि यहां पर हम ये XYZ प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, और जिन लोगों की जमीन एक्वायर की जाएगी उनको बदले में फ्लैट्स जो हम सरकार बनाएगी, फ्लैट्स दिए जाएंगे। तो जो बीवी थी, उनके भाई ने नोटिफाई होने के बाद जमीन खरीद ली, उसके बाद गिफ्ट के तौर पर एक गिफ्ट डीड बना के अपनी सिस्टर को, जो मुख्यमंत्री की बीवी थी, उनको दे दी। बाद में मुख्यमंत्री की बीवी को कुछ करोड़ों रुपए के फ्लैट्स दे दिए गए, राइट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ही वाज इन्वॉल्व इन दिस, राइट। फ्लैट्स कितने दिए उसको छोड़ो, उसको क्या करना आपको, और कितने के दिए मैं तो वो भी बोलना अवॉइड कर रहा हूँ, 56 करोड़ के दिए। लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दिल में दर्द होगा ये सुन के कि ऐसा भी होता है ना, उसको छोड़ो। माय शुरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई प्रोजेक्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है फिर? हाँ, द क्वेश्चन है सर व्हाई आर वी रीडिंग दिस? इज सिद्धारमैया इंपॉर्टेंट, कांग्रेस पार्टी इंपॉर्टेंट, बीजेपी इंपॉर्टेंट, करप्शन इंपॉर्टेंट? करप्शन इज इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस का पार्ट, राइट। लेट्स जस्ट बी वेरी सिलेक्टिव, हम जरा खोजें कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो ढूंढे ना, राइट। फ्लैट किसने दिए थे? सरकार ने दिए, सरकार ने जमीन ली, फ्लैट बनाए, और बोला जिसकी जमीन है उसको कुछ फ्लैट भी देंगे। ठीक है जी, आप कहानी समझ गए? हाँ, राइट। तो ये हुआ, तो इसमें करप्शन थी या नहीं थी, ये कैसे पता लगेगा? इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन अगर सरकार में जो लोग हैं वही करप्शन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए
that they are not influenced by the politicians or the political party, right? एंड ऐसा इंडिया में नहीं है, ठीक बात है। अब ये भी हो सकता है कि कोई सरकारी अफसर है या फिर कोई पॉलिटिशियन है जिसने करप्शन नहीं की, लेकिन उसके कोई ना कोई विरोधी होंगे, कोई ना कोई पॉलिटिशियन होगा जो कह रहा होगा अफसर को काम करो, और अफसर नहीं मान रहा होगा, तो ऐसे में गलत इल्जाम भी लग सकते हैं, तो प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है इनको। तो इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसका सेक्शन है 17A। कोई भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए परमिशन लगती है ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ऐसे जैसे आम आदमी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस अगर लॉन्च करने तो ये परमिशन नहीं लगती, यहां पर लगती। तो इन चीजों के बारे में आज तक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी ही नहीं है, राइट? कि चीफ मिनिस्टर फंस जाता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाती है, किसी कोर्ट में जाती है, कोर्ट बोलता है कि भाई कंप्लेंट, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो। चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं, इनकी इनके पास तो अथॉरिटी नहीं थी मेरे खिलाफ ये ऑर्डर देने की, राइट? तो दैट इज व्हाट हैपेंड नाउ। ध्यान से सुनना, एक स्पेशल कोर्ट ने क्या किया बेंगलोर में, बेंगलुरु in the Kannada language, has acted swiftly to direct the state's लोकायुक्ता पुलिस। अब एक स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया है स्टेट की लोकायुक्त पुलिस को टू इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। कब किया? जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि स्पेशल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है। जैसे ही ऑर्डर आया, तुरंत इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जी इनके खिलाफ लॉन्च करो, स्टेट की लोकायुक्त पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, राइट? अब बीजेपी तो नहीं करवा रही गवर्नमेंट तोड़ने के लिए, एग्जैक्टली अब यही तो सवाल है। यही तो वो बोल रहे हैं कि थावर चंद गहलोत जो गवर्नर हैं बीजेपी द्वारा लगाए गए, वो कांग्रेस की जो सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भगवान जाने। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मतलब देयर इज नो लीगल क्लैरिटी, राइट? स्पेशल कोर्ट होता है जिसका काम ही कुछ स्पेशल हो, यहाँ पे करप्शन के खिलाफ काम करना, राइट? फिर लोकपाल, लोक आयुक्त, ये क्या होते हैं? इनका काम ये होता है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ अगर करप्शन की कंप्लेंट आए तो उसके खिलाफ ये इंश्योर करना, इन्वेस्टिगेशन हो और उसको पकड़ के जेल में डाला जाए, ठीक है जी? पॉलिटी में आप करोगे कायदा इन द बुक। इफ यू आर ऑल आर न्यू, कईयों ने तो मुझे पहली बार सुना है, अगर आप नए हो तो न्यूज़पेपर क्लासेस में आपको पहले 2-3 महीने कुछ समझ में नहीं आता, उसके बाद भी काफी कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे करके यहाँ पे डाल दिए गए हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले सब्जेक्ट करो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाओ, बिकॉज न्यूज़पेपर तो हर रोज छप रहा है, राइट? तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। अब इसमें जो स्टोरी है, न्यूज है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पॉलिटी में यू विल कवर सेक्शन 17A के बारे में डिस्कशन, गवर्नेंस में यू विल कवर लोकायुक्त क्या होता है, पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अभी इसमें क्या हुआ है, द प्रॉब्लम इज हु विल गार्ड द गार्ड्स, राइट? कि अगर हिंदी में बोलता हूं, अंग्रेजी में बोल दिया मैंने मुहावरा, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर कौन बचाएगा खेत को? बाढ़ समझते हो, फेंसिंग। हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश वालों को हिंदी नहीं आ रही। सो अगर फेंस खेत को खाना स्टार्ट कर दे तो बचाएगा कौन? और अगर गार्ड जो है वही चोरियां करनी स्टार्ट कर दे तो गार्ड को कौन गार्ड करेगा? हु विल गार्ड द गार्ड? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यही प्रॉब्लम है इंडिया में गवर्नेंस की। इतनी जबरदस्त करप्शन है, और कौन करता है? जिनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि करप्शन रोकनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ डिस्कशन। अब यहां पे ऐसा कुछ डिस्कस्ड नहीं है कि करप्शन कैसे रोकनी है, वो एक अलग चर्चा है। जब अगर न्यूज़पेपर में आएगी, न्यूज़पेपर में कर लेंगे। अदरवाइज गवर्नेंस में अभिनव सर आपको बताएंगे कि कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है, कैसे आपको कवर करना है। ठीक बात है जी। हाँ, लोकायुक्त, लोकपाल, मैंने आपको ये बताया, इनका काम ही होता है जो अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ करप्शन या और कोई रॉन्ग डूइंग है उसके केसेस उनको हैंडल करना, राइट? ऐसे मतलब कोशिश ये की जाती है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर करप्शन का कोई केस हो जाए तो उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता,
राइट। तो यही चर्चा चलती जा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन्होंने शराब घोटाला किया, राइट, या नहीं किया, भगवान जाने। अब ये समझ में नहीं आता, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदलाखोरी है, और क्या सच में करप्शन को पकड़ने की कोशिश है। हाँ ठीक है, थैंक यू करमजीत, 50,000 सब्सक्राइबर्स की बधाई देने के लिए। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन। अब इसको रीड कर लेना, ये कोई बहुत जबरदस्त न्यूज नहीं है, ना ही कोई इशू है। इसको क्या बोलेंगे, मतलब जजेस जो होते हैं वो थोड़े बदतमीज होते हैं, कुछ जजेस बदतमीज होते हैं। लाइक कर्नाटका के कुछ जजेस हैं, वो महिला लॉयर्स को कुछ भी बोलते जा रहे हैं, है ना, मतलब सेक्सिस्ट जोक्स, इफ यू अंडरस्टैंड, वुमेन बेस्ड जोक्स, वो होते हैं ना कि गाड़ी सही नहीं चला रहा, देखो लड़की चला रही है, या फिर किसी कम्युनिटी का नाम ले देते हैं, ये ऐसे घटिया से जोक्स जो होते हैं, वो जज कोर्ट में ही भूलता जा रहा है, एक नहीं मल्टीपल जजेस। क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीम ताजा ताजा होना स्टार्ट हो गया है, सब कुछ आदत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है इंडिया में जजेस की, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब ये चीजें लाइव स्ट्रीम हो रही है कि आप वुमेन जजेस को कुछ, वुमेन लॉयर्स को कुछ भी बोलते जा रहे हो, उनके केस के ऊपर बातचीत नहीं चल रही, उनके वुमेन होने पे जोक्स किए जा रहे हैं। फिर एक जज है कर्नाटका के, वो एक ऐसा इलाका है कर्नाटका में जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी डोमिनेंट है, उसको पाकिस्तान बोल रहे हैं, राइट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। सो बेसिकली कुछ जजेस को ऐसा हो गया कि लाइव वायरल हो रहे हैं तो सबको इन्फ्लुएंसर भी बनना है, एंड सम पीपल दे आर सेक्सिस्ट कॉम्युनल, राइट, जो हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावना होगी तो वो निकल आएगी कहीं ना कहीं। अब जजेस से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, कुछ जजेस ने माफी मांगी है हाई कोर्ट्स के, एंड दैट इज व्हाट, अब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ये केस अपने बेंच पे लिया, एंड उन्होंने एक लंबी चौड़ी यू नो इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं, जुडिशरी की रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, दैट यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ पीपल हु आर वुमेन, राइट, और मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज, राइट। तो ये जो चीजें हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि जुडिशरी की रिस्पेक्ट बढ़े, बिकॉज अब लाइव स्ट्रीम तो होगा। अभी रिसेंटली वो बंगाल में जो रेप केस था, डॉक्टर रेप केस, उसमें वन ऑफ द लॉयर्स, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली ये आर्ग्यू किया कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, देखा आपने। एंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि लाइव स्ट्रीम तो होगा, बिकॉज लोगों का अधिकार है देखने का क्या हो रहा है, राइट। बट वो एक एलिटिज्म, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये भावना कि हम बाकी लोगों से कुछ सुपर ह्यूमंस हैं, जजेस के अंदर ये भावना, जीते हुए पॉलिटिशियंस के अंदर ये भावना, दे आर लाइक नहीं, लेट्स स्टे इन द क्लोज्ड सर्कल्स, व्हाई शुड पीपल नो, राइट। हाँ, सो वी विल बी डिस्कसिंग, संजीव, संजीव, इफ यू ऑल दीज क्वेश्चंस इंटरेक्शन सेशन में लंबी लंबी डिस्कशंस करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस कर पाऊँ। महीने में 2 दिन इंटरेक्शन सेशंस होते हैं, इफ यू आर ऑनलाइन, एंड इफ यू आर ऑफलाइन फिर तो चलो स्टिल इंटरेक्शन सेशन में आप सुन लोगे, अदरवाइज मिल लेंगे। सफिशिएंट इज नथिंग, करंट अफेयर्स के कुछ कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देर आर स्ट्रैटेजी वीडियोज, आई डोंट नो विच एग्जाम यू आर टारगेटिंग, सो योर नेम इज आल्सो नॉट हैविंग दैट एग्जाम वगैरह, सो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, विल डिस्कस एवरीथिंग। वेयर कैन वी वॉच दीज लाइव स्ट्रीम्स, दीज लाइव स्ट्रीम्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, जस्ट लाइक वी यूज टू डू लाइव स्ट्रीम्स ऑन यूट्यूब, वैसे ही ये भी वहां पे अपलोड होती रहेंगी, ठीक है जी। चलिए, सो दैट इज डन, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी, ऑल द गुड स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलस भी खरीद रखी है, वो खोल लेंगे एटलस और जाएंगे चाइना और फिलीपींस के बीच में। एशिया के मैप में चाइना और फिलीपींस दोनों आपको दिख जाएंगे, वहां पे आपको ईस्ट चाइना सी नाम की वाटर बॉडी, साउथ चाइना सी नाम की वाटर बॉडी भी दिखेगी, राइट। और ये जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट है,
किसके बीच में डिस्प्यूट है? कैन यू नेम सम कंट्रीज? ऑब्वियसली चाइना का डिस्प्यूट है सभी के साथ। जितनी कंट्रीज आसपास हैं ऑलमोस्ट हर देश के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। यहां पर मेरीटाइम डिस्प्यूट है, यानी समंदर में जो टेरिटरीज हैं उनको लेकर डिस्प्यूट है। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इंडिया के साथ, और इवन नॉर्दर्न बॉर्डर्स कुछ और कंट्रीज के साथ लैंड बेस्ड डिस्प्यूट्स भी हैं। सो बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा ही पार्ट है, राइट? ताइवान, जापान, फिलीपींस, ब्रूनी दारुसलम, वियतनाम, मल्टीपल कंट्रीज, राइट? जितनी कंट्रीज, बिकॉज चाइना ने क्या किया हुआ है, ये एक लाइन बना दी है, ये लाइन, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई पुराना इनका मैप है, वो उठा के घूमते रहते हैं। एंड दे से बिकॉज ये जो 9 डैश लगी हुई है हमारे एक पुराने मैप में लगी हुई है, ऐसी कुछ स्टोरी है जो हमें वैसे पढ़नी जरूरी नहीं है, जाननी जरूरी है। सो दे से एवरीथिंग इन दिस 9 डैश लाइन इज चाइनाज। इंटरनेशनल लॉ कुछ और बोलता है। देयर इज अ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉस, जिसमें रूल्स बने हुए हैं कि कौन सी कंट्री की कितनी मैरिटाइम बाउंड्री रहेगी, कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, कहां से आप ऑयल गैस मिनरल रिसोर्सेज निकाल सकते हो, कहां पे फिशिंग कर सकते हैं आपके लोग जाकर। इंटरनेशनल लॉज आर वेरी क्लियर, बट चाइना डज नॉट अबाइड बाय दोज लॉज। चाइना बोलता है कि मैं नहीं मानता इस बात को, मेरी तो ये सारी टेरिटरी है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता रहेगा, यहाँ पे अपने जहाज भेज देगा, किसी और कंट्री के जहाज में जाकर टक्कर मार देगा, just to assert its authority that this is my region. अब चाइना इज सो डैम पावरफुल कि इंडिया भी लड़ने से डरता है। हमारी खुद की जमीन ले रखी है पिछले 4 5 साल से, और उसको भी छोड़ नहीं रहा। वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हु इज गोइंग टू गो एट वॉर विद चाइना? बट नाउ हमेशा तो ऐसा नहीं चलता रहेगा। सो इंडिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, एंड ऑल द अदर कंट्रीज जिनके डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, वो समझ गए हैं कि ये ट्रेंड चलता ही रहेगा। चाइना हटने वाला नहीं है, चाहे इसकी इकोनॉमी भी वीक हो जाए तो भी हटने वाला नहीं है। इसका एग्रेशन बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ेगी। तो वो सभी कंट्रीज जिन्होंने अपनी आर्मी को बहुत वीक भी रखा हुआ था, जैसे जापान ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई आर्मी वगैरह नहीं बनाई थी, उन्होंने भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। They have also started investing in their military because now that is a necessity. Otherwise, if China becomes too powerful as compared to other countries, the balance will get disrupted. कोई balance नहीं रहेगा। एंड अगर कोई एक कंट्री है जो इन सभी कंट्रीज को लीड कर सकती है चाइना के खिलाफ इन एशिया, विच कंट्री कैन दैट बी? व्हाट डू यू थिंक? कौन सी कंट्री हो सकती है? दैट कंट्री कैन बी इन एशिया इंडिया। लेकिन साथ में हमें अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी, चाहे उनकी पावर कम हो रही है। लेकिन आज इंडिया जहां पे खड़ा हुआ है, जहां पर चाइना है, बहुत ज्यादा पावर डिफरेंस है, बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो हम अकेले चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, राइट? सो वी नीड ऑल दीज कंट्रीज। सो हम क्वाड ग्रुपिंग्स बना रहे हैं, क्वाड, क्वाडिलैटरल, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया है, और कौन कौन से बताओ? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ऑल दीज कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सिमिलर कल्चर, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट सिमिलर वैल्यूज हैं, इंटरनेशनल लॉ को मानने वाले देश हैं। तो अब ये सब एक साथ आए, चाइना की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन सबको काउंटर करने की अब कोशिश करेंगे। अब बाकी सारे देश भी अब उठ रहे हैं, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। सो दैट इज अ स्टोरी। इसमें जो डिटेल्स आएंगे उसको बड़े अच्छे से पढ़ना, जो नाम आएंगे उनको भी याद रखने की कोशिश करना, और साथ में एटलस खोल के आपको मैप में ढूंढना है, ठीक है जी? एंड अगेन अ रिमाइंडर, आपको चीजें नहीं मिले मैप में, मैप देखना नहीं आता, एटलस देखना नहीं आता, दैट्स फाइन, धीरे धीरे आएगा। हैव सम पेशेंस। राइट? इनिशियली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है साउथ चाइना सी कौन चीज है ना? वहां पे कोई पैरासल आइलैंड है, कोई स्प्रैटली आइलैंड है, ब्रूनी दारुसलम नाम का भी एक देश है। सो व्हेन वी आर एट दैट level of awareness and knowledge, it takes time, but you have to be patient. Patience is the key. राइट, गर्म पानी तो मंगवाया था, गर्म पानी ठंडा हो गया।
तो हैव यू रेड दैट व्हाट्सएप मैसेज कि भगत सिंह ने देश को आजादी दिलवाई, गांधी ने किया ही क्या था? सुना आपने? हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? हालांकि वो फ्लॉप हो गया था गाना, कि भगत सिंह की फोटो नोटों के ऊपर क्यों नहीं लगती। किसका गाना है ये? पंजाबी गाना है, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ओके। हाँ, उसमें रैप किया था दिस यो यो हनी सिंह ने। क्या ये गरम गरम गरम। So this is a very prominent debate in the society that Mahatma Gandhi versus Bhagat Singh। पंजाब में तो और ही अग्रेसिव है ये, बिकॉज हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ी हुई, राइट? हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ी हुई, एंड नाउ दिस इज अ वेरी नाइस आर्टिकल जो एक हिस्टोरिकल एविडेंस को कोट करते करते लिखे गए हैं। मतलब भगत सिंह के खुद खुद के आर्टिकल्स, बिकॉज उनको 3-4 भाषाएं आती थी, बहुत ज्यादा जबरदस्त एविड रीडर थे। एट अ वेरी यंग एज उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि 16 साल की उम्र में कोई बच्चा ऐसा कैसे लिख सकता है। स्टालिन, लेनिन, भगत सिंह, सॉरी महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, उनकी पर्सनालिटीज का एनालिसिस, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, राइट? ऑल दीज थिंग्स ही यूज्ड टू राइट वेरी गुड थिंग्स, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यहाँ पर उनके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं। हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भगत सिंह के बारे में या किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी लैंग्वेज और गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर क्या डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस क्या है, और कैसे एक लैंग्वेज जो है वो बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स इन्फ्लुएंस हो सकती है, इसके ऊपर लिखते हैं जब वो 16 साल के थे, राइट? एनी राइट्स विश्व प्रेम, उसमें वो विश्व बंधुता, बंधु होता है ना दोस्त, विश्व बंधुता, सारी दुनिया जो है वो कैसे एज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एज अ सिंगल फैमिली रह सकती है। एंड देन ही ऑल्सो राइट्स सर्टेन वेरी पावरफुल कोट्स, फॉर मी द ग्रेटेस्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड is equality and nothing else. None will need to cry for bread when hungry. मतलब एक ऐसा ऐसा ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें भूखे जो हैं वो रोए ना, कोई भूखा ना रहे, एवरीबडी शुड बी इक्वल, राइट? He was inspired by the founders of Gadar Party, right? He was inspired by a lot of people since in this publication Vishwa Prem, ये राणा प्रताप, मजीनी, गांधी जी, लेनिन, वॉशिंगटन, सावरकर, तिलक, मैक्सविनी एंड इतने सारे लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके बारे में बहुत जबरदस्त तारीफें करते हैं, राइट? इतने सारे नाम आपको पता भी नहीं है। देन रोमन हिस्ट्री से ब्रूटस एक करेक्टर है, उसकी बात करते हैं। महाभारत के कृष्ण भगवान की बात करते हैं, राइट? सो आप बाकी सब चीजें छोड़ दें, लेट्स नॉट गेट इनटू हिंदू सिख, बिकॉज वो आज की डिबेट बन गई है कि भगत सिंह अब सिख हो गए हैं और उनकी भाषा पंजाबी हो गई है। द स्कॉलर भगत सिंह हैज बीन फॉरगॉटन। एंड असल में गांधी के खिलाफ लिखने का एक कारण ये भी है कि हिंदू वर्सेस सिख सेंटिमेंट को भी नर्चर किया जाए, राइट? कि सिख फिगर्स को भुला दिया गया, लेकिन आज भी भगत सिंह के बारे में नोबडी रीड्स, पीपल डोंट रीड। देन कॉम्युनल राइट्स क्यों होते हैं, धर्म के नाम पे दंगे क्यों होते हैं, उसके बारे में वो जर्नलिस्ट को ब्लेम करते हैं कि कैसे हेडलाइंस और न्यूज छाप छाप के वो लोगों को भड़काते हैं, राइट? ही राइट्स अबाउट दैट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मीडिया की, ये सब लिख के गए एट सच अ यंग एज। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। ही इज राइटिंग इन वन ऑफ द पब्लिकेशन स्टूडेंट्स इन पॉलिटिक्स, 1928 में ये आर्टिकल लिखते हैं। एंड ही इज राइटिंग की वर्थलेस होगी ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चों को राजनीति में आने से रोका जाए। आज भी ऐसे ही होता है, बहुत रेयर कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, और जो होती भी है उसमें मारपीट, तलवारें चल जाती हैं, ये सब दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। जेएनयू दिल्ली की वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में थोड़ी बहुत जेन्युइन पॉलिटिक्स होती है, जिसमें कुछ इश्यूज होते हैं, जिसपे कैंपेनिंग होती है और इलेक्शन लड़े जाते हैं, राइट? अदरवाइज यहाँ पर एक कोई कॉलेज है वो अंडरटेकिंग ले रहा है बच्चों से कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेंगे। एंड भगत सिंह इज सेइंग
ऐसी एजुकेशन विल ओनली इक्विप देम फॉर क्लरिकल जॉब्स, क्लर्क बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें जो हैं सेल्फ एजुकेशन से आई हुई हैं। भगत सिंह को स्कूल में या कॉलेज में बहुत फॉर्मल एजुकेशन से ये सब नहीं आया हुआ। ही यूज्ड टू रीड अ लॉट। देन अनटचेबिलिटी के ऊपर लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो आर्मी थी उसकी बैकबोन थे अनटचेबल, जो सो कॉल्ड निचली जाति मानी जाती है, राइट। कैन यू सी ही इज राइटिंग ऑन सो मेनी डाइवर्स टॉपिक्स, राइट। तो इसको आप रीड करना और भगत सिंह को थोड़ा जानना। अदरवाइज अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लेते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री बिफोर फॉरवर्डिंग द व्हाट्सएप मैसेजेस, बिकॉज उसके अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो हम समझ नहीं पाते, राइट। व्हेन अभी रिसेंटली आई लैंडेड इन बेंगलोर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप कहाँ जा रहे हो, आई टोल्ड हिम द एड्रेस। ही सेड सर वहां पे हिंदी कम बोलना, राइट। मैंने कहा हिंदी क्यों कम बोलना है, वो पटना से था व्यक्ति, एयरपोर्ट का एक स्टाफ मेंबर। ही सेड कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं उस इलाके में थोड़ा ज्यादा है, वो भड़क जाते हैं। तो मुझे पंजाब की याद आ गई। मैं कहा तो पंजाब में भी भड़क जाते हैं। मोहाली में एक गांव ने, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया कि प्रवासी जो व्यक्ति हैं यूपी बिहार के, 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, इनको कोई किराए पे कमरा ना दे। वहां पे जाके एज अ पंजाबी, यू नो, नाउ यू आर थिंकिंग बोले क्या, अब कन्नड़ थोड़ी आती, एंड बहुत सारे कन्नड़ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट। बट गुरदास मान हुज अ लेजेंड सिंगर, लेजेंडरी सिंगर, उसके खिलाफ भी इतनी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, बिकॉज उन्होंने क्या बोल दिया था कि पंजाबी माँ है, हिंदी मासी है, मतलब वो भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए, इतनी बात बोली थी। एंड पूरे भड़क गए लोग। अब इसके इन चीजों के पीछे देर इज नो एंड। ऑल द पंजाबीज जो जॉब्स करने गए हुए हैं सारे देश में, उनके 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 साथ क्या होगा अगर उनको हर व्यक्ति, कन्नड़ के लोग बोले, हैदराबाद के लोग, आंध्रा के लोग बोले, हर बंदा बोले कि मेरी भाषा बोल, नहीं तो पिटाई हो जाएगी तेरी, राइट। पंजाब में भी ऐसा सेंटिमेंट है। सो दिस इज अ वेरी नैरो अप्रोच। सिमिलरली हिस्ट्री के बारे में भी, भगत सिंह के बारे में भी वो गाने भी बन जाते हैं, व्हाट्सएप भी आ जाता है कि कुछ नहीं किया था महात्मा गांधी ने। ही इज राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट महात्मा गांधी एंड ऑल द लीडर्स, राइट। चेन्नई में इंग्लिश बोलते हैं। दिलजीत का एक मीम चल रहा है कि उसको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी बैंगलोर में परफॉर्म करने के लिए, राइट, एग्जैक्टली। अब ये भी एक मिथ है कि साउथ इंडियंस को सबको इंग्लिश आती है, नहीं आती। ऑल द पीपल, जैसे यहाँ पे पंजाब में पंजाबी आती है लोगों को और कुछ नहीं आता, हिंदी आती है हिंदी बेल्ट में और कुछ नहीं आता। सो दैट इज द केस देयर आल्सो। सो दैट इज व्हाई देयर हैज टू बी अ कॉमन लैंग्वेज। एंड एज इंडियंस इफ वी से कि नहीं हिंदी नहीं होनी चाहिए कॉमन लैंग्वेज, अंग्रेजी चलेगी, दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, इजंट इट। हम बोल रहे हैं कि हमारे देश की कोई लैंग्वेज देश की कॉमन लैंग्वेज ना बन जाए, क्या अंग्रेजी बन जाए, वो सिखा देंगे बच्चों। दैट इज नॉट अ गुड सेंटिमेंट। एंड ये रीजनलिज्म, एग्रेसिव रीजनलिज्म, एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड, राइट। चलिए जी, संस्कृत शुड बी द कॉमन सिविलाइजेशनल लैंग्वेज, राइट। कौन बोल रहा है, जसमन कह रहा है ऐसा, ठीक बात है। कल सुबह मिलो मेरे को, आपको मैं 4 मंत्र बोलता हूँ, शांति पाठ याद करने के लिए बोलता हूँ मैं। हाँ, तो लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द शांति मंत्र। चलिए जी, मूविंग ऑन। रेबीज कैसे होता है, रेबीज एवरीबडी नोज, राइट। सो September 28th, दिस इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ भगत सिंह एंड माई मदर एंड अब वो रेबीज डे भी है जी, क्योंकि इस दिन डेथ हो गई थी लुई पास्चर की। डू यू नो हु इज दिस पर्सन, लुईस पास्चर? ये रहा, आपकी साइंस की एनसीईआरटीज में था, लुईस पास्चर। हु वाज दिस पर्सन, एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए।
पैस्चराइजेशन, राइट। जो बड़े सारे बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटीज में पढ़े हुए हैं। राइट, चलिए। सो September 28 इज वर्ल्ड रेबीज डे। अब अभी क्या हुआ, केरला में एक 9 साल के बच्चे को हल्का सा किसी डॉग ने काट लिया, बिकॉज कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई, इन्होंने कुछ नहीं किया, वैक्सीनेट भी नहीं करवाया उस बच्चे को, एंड उसकी रेबीज से डेथ हो गई। एंड वंस रेबीज वो डिजीज किसी को पकड़ ले, देयर इज नो कमिंग बैक आफ्टर दैट। उसके बाद उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो उसके बाद केरला ने सारे स्कूल असेंबलीज में अवेयरनेस वगैरह दिलवाई। अब पॉइंट ये है कि करना क्या है, देश में स्ट्रे डॉग्स की एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हो गए हैं, एंड उनकी पॉपुलेशन जो है माना जाता है दैट इट इज मोर देन व्हाट इट शुड बी, जितनी मैनेजेबल है। ऐसा नहीं कि सबको खत्म ही कर देना, बिकॉज एवरी स्पीसीज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सर्टन मैनर टू द इकोसिस्टम। एनवायरमेंट में कोई भी ऐसी स्पीसीज, ऐसा जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा नहीं है जो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, राइट। हाँ, पानी से डर लगने लग जाता है, सही बात है। सो मेंटली दे गो आउट ऑफ कंट्रोल, जिनको ये हो जाता है, राइट। नाउ अभी करना क्या है, दैट इज वेरी क्लियर। वन हेल्थ अप्रोच, बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं, एक ऐसी अप्रोच जिसमें आप एनवायरमेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन तीनों का ध्यान रखोगे, तभी आप ह्यूमन सोसाइटी की हेल्थ को सुधार पाओगे, अदरवाइज आप नहीं सुधार पाओगे। ठीक है जी। राइट। सो दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। तीन मैंने आपको हेल्थ अप्रोचेस बताई हैं, एनिमल, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन। अब करना क्या है, करना ये है कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कैसे हो सकती है, स्टेरलाइजेशन के जरिए हो सकती है, नसबंदी भी बोलते हैं। एंड आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल बॉडीज कुत्तों के कान जो हैं काट देती हैं, जब स्टेरलाइज कर देती हैं, फिर वो आगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, एंड दैट इज द ओनली वे, द ओनली लीगल वे। बिकॉज इंडिया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट है, यू कैन नॉट स्टार्ट किलिंग एनिमल्स, किसी एनिमल को इंजरी भी नहीं पहुंचा सकते एज पर द एक्ट। मतलब किसी की अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए, फसलों को खराब करने लग जाए, तो उसको भी वर्मिन अगर स्टेट सरकार डिक्लेयर करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद उसको मार सकते हैं, ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते। एंड डॉग्स को तो नहीं मारने की परमिशन देंगी सारी सरकारें। सो द ओनली थिंग हेयर इज कि उनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बाय स्टेरलाइजेशन, और जितने भी कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेट वगैरह किया जाए, यही सोल्यूशन है। लेकिन म्युनिसिपल बॉडीज नहीं कर पाती, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, द सेम ओल्ड स्टोरी, राइट। यहाँ पे कुछ वियर्ड बिलीफ्स के बारे में भी बताया गया है। अब ये पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है, सारे समाज में हमारे ऐसी ही उल्टी सीधी कहानियां हर बीमारी को लेकर बनी हुई हैं, कि पीलिया हो गया जी, पीली चीज मत खाओ, पीले कपड़े ही मत देखो, है ना, विच हैव जीरो साइंटिफिक एविडेंस। एंड देन सिमिलरली, पहले कुछ साल पहले, आज आपको कुछ लोग इस बात से मेरी ऑफेंड भी हो जाते हैं, पता नहीं, इसमें ऑफेंड होने वाली तो कोई बात नहीं है, कि ये वहम है, भ्रम है, ये सच नहीं है, चाहे आपने 50 साल से यही बात सुनी है। यहाँ पे क्या था, रेबीज हो जाता था किसी को, तो उसको कहते थे कि कुत्ते के बाल खाने लग जाओ, और खिला भी दिया करते थे। ऐसे ऐसे तक कुछ वेयर्ड बिलीफ सोसाइटी के अंदर चल रहे थे, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन द सोसाइटी, वैज्ञानिक सोच की भयंकर कमी। सो अब ये कुछ ऐसी थ्योरीज दी हुई हैं। सुश्रुत संहिता इंडिया का एक एंशिएंट टेक्स्ट है ऑन मेडिसिन, तो ये भी बात करता है इन बीमारियों के बारे में, राइट। सो रेबीज वाज नोन 4000 ईयर्स अगो। सो एंशिएंट मेसोपोटामिया, इंडिया, सुश्रुत संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको याद रखना, आपके एंशिएंट बुकलेट में भी है, इसका जिक्र है, इस संहिता का एनसीईआरटीज में भी है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रेबीज के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं है, इससे बेटर बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं ऑन रेबीज, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स, और कैसे उसकी मैनेजमेंट हो सकती है, बट स्टिल गिव अ रीडिंग। ठीक है जी। या सो वंस यू आर इन्फेक्टेड, इट इज 100% फेटल, आपकी डेथ होती रहेगी। अब मुझे बताओ, क्या आपकी दिक्कत परेशानियां हैं, वो अब आप लिख सकते हो। जब मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी दिक्कत परेशानियां एकदम खुलेआम बोल सकते हो, बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है, तो काइंडली बोल दिया करो, राइट। एंड सिमिलरली टू ऑल द टीचर्स, यू कैन राइट सर दैट योर क्लास इज कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो आप, राइट। नोबडी इज गोइंग टू लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट यू, बट प्लीज एटलीस्ट इन्फॉर्म
एवरीबडी, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। आपको क्लास अच्छी लगी है तो बोलो, उसको बोलो बहुत बढ़िया क्लास है, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वो बोलो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा, वो भी पूछ दो। अगर हमें लंबी लंबी चर्चाएं करनी होंगी अबाउट स्ट्रैटेजी, न्यूज़पेपर, नोट मेकिंग, तो इंटरेक्शन सेशन में आराम से करेंगे, क्योंकि उस दिन 2 घंटे का समय यही सब करने के लिए होगा हमारे पास। नहीं, एक्सटिंक्शन नहीं होगी, स्टेरलाइजेशन इज नेवर गोइंग टू हैपन एट दैट पेस कि यूनिवर्सली स्टेरलाइज हो गया, है ना। तो बच्चे पैदा होते रहेंगे एंड सो ऑन। कौन से क्वेश्चन का आंसर? वो आपका क्वेश्चन ना ऊपर चला गया है। आपको सिर्फ अपने मैसेजेस दिख रहे हैं, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए योजना एनफ है, मैंने अभी बोला कि सफिशिएंट इनफ ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ोगे, योजना पढ़ोगे, एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे, और हम भी कुछ ना कुछ वार्तालाप करते रहेंगे यूट्यूब पे आने वाले दिनों में, वो भी सुनोगे। इसके बाहर से क्वेश्चन फिर भी आएंगे, ये इस बात की गारंटी है। कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है कि 100% इसी सोर्स से आएगा, वो आपको एकदम झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। हाँ, जज जज जो होते हैं वो सरकारी लोग ही होते हैं, प्राइवेट नहीं होते हैं। हटाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल हटाया जा सकता है, उसका भी एक प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में आप पढ़ते भी। हाउ कैन वी एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? व्हाट्स द वे टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड while analyzing previous year questions is what is the demand of this examination body? यूपीएससी चाहती क्या है, क्या चाहती है, हम क्या करें? तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स का उठा लेते हो कि भाई हर साल मान लेते हैं कि इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन डालते हैं, एनवायरमेंट से बहुत क्वेश्चन डालते हैं, ये आप ट्रेंड समझते हो। और फिर आगे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाके देखेंगे कैसे क्वेश्चन डालते हैं एनवायरमेंट से। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े टेक्निकल डालते हैं कि मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट। इकोनॉमी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फिर कंसेप्ट्स को करंट के साथ इंटीग्रेट करके डाल देते हैं, तो ये तो बड़ी आसान चीज है। करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में जो भी आप देने जा रहे हो, यूपीएससी, पीपीएससी। उसके बाद मान लो कोई और पेपर आप दे रहे हो, उसमें भी आप देखोगे कि इस एग्जाम में करंट अफेयर्स कैसे आते हैं। राइट, यू आर एनालाइजिंग द ट्रेंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मच वेटेज गिवन टू विच सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, विच टॉपिक्स आर रिपीटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आप अपनी पढ़ाई जो है उसको प्लान करते हो। दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, रेलवे की पोस्ट निकली हुई है, भरनी चाहिए। कौन सी पोस्ट निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप जीरो आइडिया। करंट अफेयर मैगजीन्स बहुत लेंथी होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर मैगजीन्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स, वो उसमें बहुत फिजूल की बात है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को समझोगे, आप खुद ये समझना स्टार्ट कर दोगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी दोनों के लिए, कौन सी मेंस के लिए, कौन सी ऐसे फजूल में डाल दी गई है। राइट। अब वो हर लाइन का आपको कोई नहीं बता सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको टाइम लगता है कि आप समझते हो एग्जाम को ऑन द बेसिस ऑफ अपनी समझ, आप फिर सेलेक्टिवली रीड करना स्टार्ट करते हो। पलक एंड संजीव, आप दोनों की, यू आर टेलिंग मी फर्स्ट क्लास है, और भी जितने भी बच्चों की फर्स्ट क्लास है। हाउ टू स्टार्ट, आपको एक वेलकम वीडियो आती है, अपने काउंसलर से मांगो। अगर आपको वेलकम वीडियो नहीं मिली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटी सी वीडियो में यही बात है कि हाउ टू स्टार्ट। देन देयर इज एन ओरिएंटेशन वीडियो, उसमें आप एग्जाम को समझते हो। ये दो चीजें करो, फिर आपकी जो क्लासेस लगती हैं उन क्लासेस को लगाओ, बस। इससे ज्यादा स्ट्रेस स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए, इट्स गुड की क्लास आपको अच्छी लगी है। यू आर स्केर्ड ऑफ ऑल जनरल स्टडीज, शिवम, आई थिंक शिवम यू आर आल्सो न्यू स्टूडेंट, आई हैव नॉट रेड दिस नेम, डोंट वरी। डर के आगे जीत है।
राइट, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू, मेकिंग थिंग्स इजियर। थैंक यू तान्या। यस, नॉट लूजिंग होप। थैंक यू। एंशियंट हिस्ट्री के पुराने बैच की मिल जाएगी क्या? बैच की मिल जाएगी। अदरवाइज मैं एंशियंट मिडीवल दोनों कराऊंगा। एंशियंट की क्लासेस बीच में रुक गई थी, आई विल डू दैट। आप पढ़ने वाले बनना। जिस दिन आई विल बी हैविंग टाइम, थोड़ा सा इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा उस दिन। मल्टीपल क्लासेस कर लेंगे, लंबी क्लासेस कर लेंगे, लेकिन कुछ रह जाएगा ये नहीं होगा। राइट। भगवान, बाकी तो भगवान के हाथ में है सारा कुछ। जिस जिस भगवान को भी आप लोग मानते हो। हाँ जी, आपका आधा रह गया क्वेश्चन। क्या मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस सर? बस इतनी बात ही है। हाँ लगेंगी जी। मिडिवल हिस्ट्री क्लासेस आप जैसे कहोगे वैसे लगा लेंगे। जो लग रही हैं उनको लगाओ। देखो, आपको सीखना आना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। राइट, आपको सीखना आना चाहिए। जब जितना सीख पा रहे हो तब उतना सीखो। एनीवे ऑल्सो सी, लॉट ऑफ अस वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब जितना सीख पा रहे हैं उतना सीखें। यहाँ पे हमारी तरफ से एफर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। इफ यू विल से कि भाई कोई भी, इवन इसको भी छोड़ दो, आप बोलोगे कि भाई इकोनॉमी समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, तो सारा दोबारा कर देंगे। इट डजेंट मैटर। पुराने बैचेस की चाहिए, पुराने बैचेस की ले लो। अगर आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इक्वली गुड। हिस्ट्री में तो कुछ भी चेंज नहीं ना होगा, इकोनॉमी के कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, क्लासेस सारी स्टैटिक चीजों के बारे में ही होती है। मैथ्स बिल्कुल, आप अपने पार्ट पे स्टार्ट करना चाहते हो करो। देखो क्वेश्चंस वगैरह उठा के एक एक फॉर्मूला वगैरह प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच प्रभजीत। अब देखो, नींद नींद आ जाती है तो मैं अभी, क्योंकि मैं डॉक्टरों के साथ बहुत घुमा हूं, तो मैं आपको बीमारियों का डर डाल दूंगा अगर आपको नींद आ रही है बैठे बैठे। हाँ चलो, उसमें तो आप इंटरनल बॉडी का ही दोष हो सकता है। ठीक है, थोड़ा टीचर का भी मान लेते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो आप चीजें लिख रहे हो। हम्म। ठीक है। हाँ, सी साइड क्लासेस लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी? 100% लगेंगी। ऐसे बीच बीच में से सिलेबस थोड़ी करवाएंगे। हाँ, न्यूज़पेपर की पीडीएफ कल सुबह हो जाएगी, बिकॉज ये मेरे वर्किंग आवर्स ही हैं बस। लोगों के बच्चों को मैं नहीं बैठा सकता। सो कल मॉर्निंग हो जाएगी। कल मॉर्निंग हमारी दूसरी न्यूज़पेपर क्लास भी होगी, एंड विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली। सो राइट। चलिए, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अरविंद। थैंक यू। बाय।